अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी का, वो है टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन की थी हाइपर सेंसिटिविटी पर कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली एलर्जी रिएक्शंस को कहते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिससे आपकी बॉडी पर एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, उन एलर्जेंस के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे मजीद आगे हम चलेंगे, जिसका है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी में काउंट होती हैं। हम लोगों ने PHG चार्ल्स एंड रॉबिन साइंटिस्ट से कॉम्स साइंटिस्ट, जिन्होंने 1963 के अंदर दुनिया में फर्स्ट टाइम एंटी या फिर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया था। कॉम्स और जेल के मुताबिक इन क्लासिफिकेशन में हाइपर सेंसिटिविटी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास को, या फिर हमने इसे सिंपल वर्ड्स में कहा है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का जो दूसरा नाम है, इसे एलर्जी या फिर हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के अंदर जरूर पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स या कौन कौन सी अबनॉर्मैलिटी शामिल होती हैं। अगर किसी इंसान को टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, जिसे एलर्जी कहते हैं या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उस पेशेंट को हे फीवर, एनाफाइलैक्सिस या अस्थमा, इस तरह के साइनम सिम्टम जो हैं वो जनरेट होंगे, या इस तरह की बीमारियां उसके जिस्म में पैदा होंगी। और इसको पैदा करने वाली वो कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो कि आपकी बॉडी में जनरेट होंगी, वो है IgE। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से आने वाला पार्टिकल, जिसे फॉरेन पार्टिकल कहते हैं, जब वो आपकी बॉडी में एंटर हो और आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करे, देन दे दिस टाइप ऑफ द केमिकल्स आर कॉल्ड एंटीजन्स। और इस एंटीजन की रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होती हैं। अब एंटीबॉडीज की 5 टाइप्स होती हैं। एक है IgE, IgM, IgG, IgA और IgD। IgA और IgD ज्यादा फेमस नहीं है, दैट्स वाई ज्यादातर जो हमारे पास फेमस है वो IgE, IgM और IgG है। तो यहाँ पर जब आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो इन सब कंडीशन में आपकी बॉडी में IgE एंटीबॉडीज को पैदा कर दिया जाता है। इसका मतलब है जब भी आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का एलर्जी रिएक्शन होंगे, किसी भी टाइप के एलर्जी प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो आई की हो, नोज की हो, स्किन की हो, फुट की हो, लेग्स की हो, इंटरनल ऑर्गन्स की हो, आपकी GIT की हो, हर जगह पर IgE ही एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। इसके बाद आपके पास जो सेकंड टाइप है, इट इज कॉल्ड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और अल्टर नेम है साइटोटॉक्सिक या एंटीबॉडीज डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, साइटोटॉक्सिक, साइटो मीन सेल एंड टॉक्सिक मीन केमिकल्स। ऐसे केमिकल जो सेल के लिए जहर हैं और सेल को डैमेज कर देते हैं, उसकी डेथ कॉज कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ द केमिकल्स आर कॉल्ड साइटोटॉक्सिक केमिकल्स। तो ये आपकी सेकंड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अंदर जो डिजीज होती है उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये फीटस से वर्ड निकला है। अब जो आपके पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस डिजीज है, ये क्या होती है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता चलूं। शायद आपने कभी सुना हो कि एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट थी और वो अपना चेकअप करवाती थी, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि 8वें महीने में उसे अपनी बॉडी के अंदर बच्चे की मूवमेंट्स जो है वो फील होना बंद हो गई। जब बच्चे की मूवमेंट्स फील होना बंद हो गई, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी के अंदर बच्चे की डेथ हो गई, और वो जिसे हम इंट्रा यूट्राइन डेथ भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन राइज हुआ कि सर ऐसा क्यों हो सकता है कि माँ के पेट में 8वें महीने में, नॉट 7, नॉट 9, नॉट 6, पर्टिकुलरली 8 मंथ में बच्चे की डेथ हो जाती है। ऐसी क्या रीजंस आती हैं? ये फीमेल, और सब फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। 7 मंथ तक बच्चा बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था, फिट था, डॉक्टर कह रहा था कि बच्चा बिल्कुल ग्रोथ वाइज बिल्कुल परफेक्ट है, मूवमेंट बहुत अच्छी है, आपको फील भी होता है। फिर अचानक ऐसा क्या होता है? चलिए जी, इसकी छोटी सी एक स्टोरी सुनाते हैं, शायद आपने सुनी भी होगी।
बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड ग्रुप आपस में नहीं मिलते। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कुछ और है और वाइफ का ब्लड ग्रुप कुछ और है। जब बच्चा बनना शुरू होता है माँ के पेट में, और बच्चे का ब्लड ग्रुप वो हो जाता है जो बाप का है, और माँ वाला ब्लड ग्रुप नहीं होता। बच्चे के जिस्म से वो ब्लड ग्रुप प्लेसेंटा की मदद से ट्रेवल करता हुआ माँ के जिस्म में आता है। माँ के जिस्म के लिए, क्योंकि वो उसका अपना हिस्सा नहीं है, तो वो उसको एक एंटीजन कंसीडर करती है। जैसे वो उसे कंसीडर करती है, वो उस ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया, जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडीज मिलेंगे वहां पे हमेशा रिएक्शन होगा, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज यानी किल कर देंगे। अब जैसे ही उस एंटीजन यानी बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं और ब्लड में वो सर्कुलेट करना शुरू कर देती हैं मदर के जिस्म में, अगर वो ब्लड या वो एंटीबॉडीज बाय मिस्टेक प्लेसेंटा की मदद से माँ के जिस्म से निकलकर बच्चे के जिस्म में आ जाए, जैसे ही वो बच्चे के जिस्म में एंटर होगी, क्योंकि वो एंटीबॉडीज उसके ब्लड को खाना शुरू कर देंगी, बच्चे के ब्लड को, और बच्चे स्टार्ट करें। ओके बच्चों, तो ये इम्यून सिस्टम की डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करती हैं। वही इम्यून सिस्टम जो आपके जिस्म का हिस्सा है, आपकी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, और वही आपके जिस्म में आपके जिस्म को खाना शुरू कर देता है, यानी उसके खिलाफ वर्किंग करता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस, SLE, बेतहाशा ऐसी डिजीजेज हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर शामिल हो रही हैं। और उसमें जो आपकी एंटीबॉडीज शामिल होती हैं वो कौन सी हैं? IgG। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सारी की सारी, आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ टाइप है, जिसे हम लोग डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, और ये आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहलाती है, इसे सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जब भी ये होगी आपकी बॉडी पर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, जिसे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, ईचिंग होगी, ब्लिस्टर रेडनेस हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएंगी। क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, यानी कि जब आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, वो ऑर्गन आपका जिस्म का हिस्सा नहीं होता, आपकी बॉडी उस ऑर्गन को डिटेक्ट करती है एज अ एंटीजन। जैसे वो डिटेक्ट करेगी, वो फौरन आपकी बॉडी में उसको किल करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से एंटीजन की वर्किंग, एंटीजन जो है वो उस ऑर्गन को खराब करेंगे, उस ऑर्गन की जो लाइफ है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और वो आपकी बॉडी में विद इन 2 and 3 years के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए फिर हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी आपकी डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी की ही एक टाइप है, और इसमें आपके टी सेल्स, इट्स मीन इम्यूनिटी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं के बारे में नीचे लिटिल बिट एक्सप्लेन किया गया हुआ है। जैसे कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी एक एलर्जी है, और ये आपके एलर्जन के एक्सपोजर से होती है। IgE एंटीबॉडीज इसके अंदर शामिल होती हैं। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन्स आते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, वो जाकर बेसोफिल्स, मास सेल्स, उनके सरफेसिस के साथ अटैच हो जाती हैं। जैसे वहां पे अटैच होती हैं, वो उनके मास सेल्स और बेसोफिल को ब्रस्ट करती हैं, और वहां से हिस्टामीन्स यानी एलर्जी कंपोनेंट्स रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे ही एलर्जी कंपोनेंट्स वहां से रिलीज होते हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर अटैच होकर वहां पे एलर्जी कॉज करते हैं, जिससे रेडनेस, वाटरी आई, रेनी नोज, ईचिंग, ब्लिस्टर्स, रेडनेस, इस तरह के तमाम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। लोकल एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? अगर आपकी बॉडी पर कोई चीज, कोई ऐसा केमिकल जो कि एलर्जी कॉज करने की एबिलिटी रखता है, या फिर आपकी जैसे कि हनी बी स्ट्रिंग्स होते हैं, वो आपके डंग होते हैं, या कोई पोलन ग्रेन्स हैं, जैसे ही वो आपकी बॉडी के साथ, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, आपकी आई के साथ, आपकी ओरल कैविटी, आपकी स्किन के साथ कनेक्ट करते हैं, और वहां से लोकली हिस्टामीन्स की रिलीज कर दी जाती है, जिसकी वजह से
लंग्स आप लोगों के ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर जाएंगे, यानी सुकड़ जाएंगे, जिससे सांस लेने में दुश्वारी होगी और आपकी मौत वाक़ हो सकती है। हाइव्स का मतलब होता है बॉडी के ऊपर आपके छाले बन जाना, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस भी होता है। इसी तरह अगर आपको कोई इंसेक्ट्स है, जैसे हनी बी है, उनके स्टिंग है, ड्रग्स हैं लाइक पेंसिलियम एंड द फूड पार्टिकल, इनमें कोई एलर्जन कंपोनेंट्स हैं, जैसे ही वो आपके ब्लड में एंटर होते हैं तो देन वो आपके सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे वो कोलैप्स यानी कि सिकुड़ जाते हैं और आपके ऑर्गन्स की वर्किंग जीरो हो जाती है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि इस डायग्राम में एलर्जी से रिलेटेड उन्होंने दिखाया हुआ, पेंसिलियम की एलर्जी से दिखाया हुआ है। पेंसिलियम एक एंटीबायोटिक है। अगर आप पेंसिलियम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और आप उससे एलर्जिक हैं, तो ये आपकी पूरी बॉडी में इतना स्वेयर इम्यून रिएक्शन जनरेट करेगी कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर आप एक्सपायर हो जाएंगे, यानी आपकी डेथ हो जाएगी। तो इस वजह से जब भी पेंसिलियम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, आपने मस्ट पहले ये चेक करना है कि क्या आपको वो पेंसिलियम एंटीबायोटिक एलर्जी तो नहीं कॉज कर रही। ये चीज की कंफर्मेशन आपने करनी है। हमारे पास जो सेकंड टाइप है, जिसे हम कहते हैं आप लोगों का एंटी एंटीबॉडीज मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके अंदर अगेन कोई एलर्जन आपके पास आएंगे और उनसे रिलेटेड आईजीजी या आईजीएम एंटीबॉडीज बनेंगी। वो एंटीबॉडीज बेसिकली जाकर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। दैट्स व्हाई इसे एंटीबॉडीज मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। एग्जांपल्स में हिमोलिटिक अनीमिया, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था न्यू बॉर्न बेबी के अंदर वो जो आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फल्टालस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। वो हिमोलिटिक डिजीज में काउंट होती है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। और माइस्थीनिया ग्रेविस एक मसल न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है और इसमें आपके मसल की वीकनेस हो जाती है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपकी एंटीबॉडीज आके सेल को इंगल्फ करती हैं, खा जाती हैं, या सेल की लाइसिस यानी सेल को फाड़ देती हैं। हेमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, जिसे आरएच डिजीज या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, ये जितना भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक मैकेनिज्म बताया था, वो सारा का सारा इसमें रिपीट हो रहा है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स की वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है और ये स्पेशली अटैक करता है आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। जिस तरह पोलियो हमेशा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी पर अटैक करता है, इस तरह माइस्थीनिया ग्रेविस हमेशा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि आप लोगों के अपर लिम्स हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। हमारी थर्ड टाइप है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। ये भी हाइपर सेंसिटिविटी की थर्ड टाइप है और इसके अंदर आपके एंटीजन जैसे ही आपकी बॉडी में एक्सपोज होंगे, एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि आईजीजी थी, वो आप फौरन आप लोगों के जाकर टिश्यूज को यानी कि आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। जिसकी एग्जांपल है सीरम सिकनेस। अब सीरम सिकनेस क्या होता है? सीरम सिकनेस ये हमेशा कॉज की जाती है, आपकी प्रेजेंट होते हैं एंटी सीरम के तौर पर। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर होता है, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट उसे डिटेक्ट करता है एज अ डेंजरस प्रोटीन। उसके रिजल्ट में एंटीबॉडीज बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर रिलीज कर दी जाती हैं और वो एंटीबॉडीज रिलीज होते हुए आपकी किडनीज और डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती हैं, उन ऑर्गन्स को जाकर डैमेज करना शुरू कर देती हैं। जिसके साइन एंड सिम्टम में आपके पास शामिल हैं फीवर, हाइव्स, आर्थराइटिस एंड प्रोटीन इन यूरिन यानी कि किडनी डैमेज। The last one, cell mediated hypersensitivity, इसको डिले टाइप हाइपरसेंसिटिविटी भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके अंदर आपके मेजॉरिटी एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस और इंट्रिंसिक दोनों शामिल होते हैं। एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस, एक्सट्रिंसिक उन चीजों को कहते हैं जो कि आपकी इन्वायरमेंट से आपकी बॉडी में एंटर होती हैं, ठीक है। जिसमें बेहतरीन एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि आप डिफरेंट टाइप की क्रीम्स, लोशंस, ऑइंटमेंट, सोप और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स जो आपकी हवा में एयर में अवेलेबल होते हैं, जब आपकी स्किन को एक्सपोज होते हैं तो देन वो आपकी बॉडी पर
कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस यानी एलर्जी की कंडीशन डेवलप करते हैं, जिसे हम लोग एक्सट्रिंसिक एंटीजन के तौर पर लेते हैं। इसमें नीचे एग्जांपल्स हैं, लाइक आपके पॉइजन वगैरह। उसके अलावा निकल, जो ज्वेलरी में बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। अक्सर लड़कियों को ज्वेलरी से एलर्जी होती है, वो ज्वेलरी पहनती हैं, उनको नेक में या ईयर के अंदर जो है ना रेडनेस, ईचिंग और इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइस, जो कपड़ों के पेंट होते हैं, उसकी स्मेल, ऑर्गेनिक केमिकल, इंडस्ट्रीज यानी घरों में जो आप पेंट्स वगैरह करवाते हैं वो। इंट्रिंसिक एंटीजेंस वो एंटीजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और ये ऑटोइम्यून डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज वो है जो, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, डायबिटीज तीन तरह की होती है, लेकिन आपको मैं दो तरह की अभी बताऊंगा, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है, ये बच्चों में होती है और ये बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ उन बच्चों की बॉडी के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी की वजह से उनके पैंक्रियाज में बीटा सेल्स जनरेट नहीं हो पाते। जब बीटा सेल्स नहीं बन पाते तो इंसुलिन की प्रोडक्शन या रिलीज नहीं हो पाती, तो ये बच्चे जो हैं डायबिटिक होते हैं, इन्हें टाइप 1 डायबिटीज के अंदर काउंट किया जाता है। इसी तरह एक बच्चा पैदा हुआ और थोड़ा बड़ा हो रहा है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर कोई ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ दी हाइपर सेंसिटिविटी, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इनमें जो टी सेल्स है, स्पेशली CD4 सेल, जिन्हें साइटोटॉक्सिक सेल्स कहते हैं, ये जाकर बीटा सेल्स ऑफ द इंसुलिन, सॉरी बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास, उनको जाकर इंगल्फ या खाना शुरू कर देते हैं। जब ये उन्हें खाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं और जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो ये भी आपकी इसमें एग्जांपल काउंट हो सकती है। मल्टीपल सिक्रोसिस, इसमें भी आपके मोटो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये आपके माइलिन शीट ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा फैटी लेयर, फैट की बनी लेयर होती है, जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये वो शीट है जो कि न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो मैसी न्यूरॉन जितनी पावर, जितनी स्टेबिलिटी से अब्सॉर्ब करता है, उतनी पावर, उतनी स्ट्रेंथ के साथ उसे आगे फॉरवर्ड कर सके। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, अगर माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो मैसी दस्ते में ही स्प्रेड या डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट पॉइंट पर प्रॉपर नहीं पहुंच पाता और उस ऑर्गन को सिग्नल नहीं मिल पाता। अगर किसी इंसान को मल्टीपल सिक्रोसिस की डिजीज है, देन उसके अंदर कौन कौन से साइनम सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। अगर सेंट्रल यानी ब्रेन की बात की जाए, फटीग, कंजक्टिवल इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन एंड अनस्टेबल मूड्स। विजुअल्स की बात की जाए, नेस्टिग्मस का मतलब होता है आंखों का हिलना, जो आंखों के अंदर आईबॉल्स हिलते हैं ना, उसे नेस्टिग्मस बोलते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है, यानी कि ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन, जिससे आपको सही नजर नहीं आएगा। स्पीच, तो स्लर्ड स्पीच यानी कि तोतलापन। थायराइड के अंदर आपकी थायराइड की कोलैप्स हो जाएगी, डिस्फेजिया, जिसकी वजह से इंगल्फिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी। न्यूरोस मस्कोस्केलेटन्स के अंदर इसको इश्यू आएगा, वीकनेस, आपके मसल वीक हो जाएंगे। स्पाम अटैक्सिया यानी कांपना शुरू कर सकते हैं। सेंसेशंस की बात की जाए तो पेन सेंसेशन बहुत कॉमनली आपको होंगी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द देगी, डायरिया भी हो सकता है और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो आपको मुकम्मल तौर पे यूरिन बंद भी हो सकता है या फिर आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद यूरिन भी आ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलर्जीज, तो एलर्जी आपको मैंने बता दिया है कि एलर्जी के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब भी एलर्जी होगी। द फर्स्ट वन इज एलर्जेंस, एंड द सेकंड वन इज एंटीबॉडीज, एंड द थर्ड वन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। चलें जी, हम थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। जब भी एलर्जी होगी हमेशा दो स्टेप में होती है, कभी भी फर्स्ट स्टेप में नहीं होती। फर्स्ट स्टेप का मतलब है फर्स्ट एक्सपोजर टू द एंटीजेंस। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई एलर्जी होती है, एंटीजेंस आते हैं और एंटीजेंस आकर आपकी बॉडी में फर्स्ट एंटर होंगे। एंटर होने के बाद आपका इम्यून सिस्टम, जिसमें बीटा लिम्फोसाइट्स, इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट, बीटा लिम्फोसाइट, वो उन्हें डिटेक्ट करेगा। जैसे वो उन्हें डिटेक्ट करेगा, देन वो उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज। और एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, IgE। जैसे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटीबॉडीज जाकर अटैच करेंगी विद द मास्ट सेल। मास्ट सेल्स आपके वो सेल्स होते हैं जिसमें इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन,
स्टोर किया गया होता है, बस इतना। अभी तक ये ब्रस्ट नहीं हुआ, इसका फर्स्ट एक्सपोजर। बाय मिस्टेक अगर वो एक्सपोजर 2 दिन बाद हो जाए, 1 घंटे बाद हो जाए, 10 सालों बाद हो, 50 सालों बाद हो, जब तक सेकेंड एक्सपोजर नहीं होगा एलर्जी रिएक्शंस नहीं स्टार्ट होंगे। ये बात जिंदगी भर याद रखनी है। जैसे सेकेंड एक्सपोजर होता है एंटीजन्स का, ऑलरेडी एंटीबॉडीज मास सेल पे बैठी हुई हैं। जैसे एंटीजन आता है वो एंटीबॉडीज के साथ कनेक्ट करता है, वो मास सेल्स को ब्रस्ट कर देती हैं। मास सेल जैसे ही ब्रस्ट करते हैं, वहां से इंफ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज कर दिए जाते हैं, जो कि आपके ब्लड में आते हैं, और जहां जहां पर उसके रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं उनसे कनेक्ट करके इन्फ्लेमेशन, एलर्जी रिएक्शंस स्टार्ट अप कर देते हैं। ठीक है। अब वो कौन कौन से आप लोगों के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं? द फर्स्ट वन इज द हिस्टामिन, ब्रेडेकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकेन 1, इंटरल्यूकेन 2, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। ये तमाम वो केमिकल्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। बकाया इंशाल्लाह डायग्नोसिस ऑफ द एलर्जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूं बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं बट वन बाय वन। जी बच्चे, क्वेश्चन स्टार्ट करें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? सर जो एंटीबॉडीज हैं वो इम्यून सिस्टम क्रिएट करता है। बच्चे, राना साहब ये बात, माइक ऑफ कर लो राना साहब, बहुत शोर है आपकी तरफ। ये याद हमेशा एक चीज रखनी है कि जब भी हम एंटीबॉडीज की बात करते हैं ना, तो एंटीबॉडीज हमेशा हमारा इम्यून सिस्टम के बी लिम्फोसाइड हमेशा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और साथ वो मेमोरी सेल प्रोड्यूस करते हैं। एक दफा अगर किसी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जिस्म में बन गई ना, उसका रिकॉर्ड पूरी जिंदगी रहेगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। जिस दिन आप मरेंगे उस दिन उसका रिकॉर्ड खत्म होगा आपकी बॉडी से। तो ये चीज आपने याद रखनी है, तो आपका इम्यून सिस्टम ही बनाता है। जी, इसके अलावा किसी और ने हैंड राइज किया था, तो आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया आप। नेक्स्ट बच्चा। जी आमिर साहब। हेलो आमिर साहब, टाइप करके मैसेज भेजें। आपकी तरफ से शोर इतना ज्यादा कि हमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप टाइप करके भेजो आमिर के साथ आपकी बात सुनो। जी जी, मैं टाइप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जी सीआर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ स्टामिन ब्रेडिकाइनिन की डिटेल्स आगे है, इसके बारे में पूछना चाह रहा था मैं। मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। मैंने कहा स्टामिन ब्रेडिकाइनिन ये जो है ना, इनकी डिटेल्स आगे है या यहाँ पे सिर्फ यही बताया गया ये होते हैं इनके नहीं नहीं, ये जो। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म। मुझे फिलहाल सीआर आपके, आप टाइप करो सीआर मैसेज, आपका भी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैं इसलिए आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगा जो पूछना चाह रहे हो। जी, इसके अलावा किसी और स्टूडेंट? सदीक साहब रिकॉर्डिंग एंड करें बच्चे।